हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस को। हम डिकोड करेंगे और डिस्कस करेंगे यूपीएससी के सिलेबस में आपको कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और अप्रोच क्या रहना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये हमारे सामने यूपीएससी का सिलेबस है और ये बिल्कुल रिसेंट सिलेबस है, यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। तो आज हम प्रीलिम्स के सिलेबस को डिकोड करेंगे, जिसमें बात करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, व्हाट यू शुड स्टडी। वेल, इसमें देखा जाए तो हमारा ये पेपर है जिसमें पेपर 1 होता है। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 की बात करें, ये 200 नंबर का होता है, पेपर 2 देखा है तो 200 नंबर का होता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है, पेपर 2 जस्ट क्वालिफाइंग होता है, लेकिन पेपर 1 जो होता है इसके मार्क्स बेसिकली काउंट किए आते हैं आपके प्रीलिम्स में। ऑलराइट, और इसी के फाइनल मार्क्स के हिसाब से आपको मेंस देने का मौका मिलता है। वेल, इसमें यदि आप देखें तो यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है हर एक क्वेश्चन के लिए। यदि आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे पेपर को डिवाइड किया कई पार्ट में, तक यहाँ पे 3, 3, 6, 1, 7, कुल 7 पार्ट में डिवीजन है आपका सिलेबस का, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यदि इस डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, आइए एक एक करके बात करते हैं, आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। वेल, सो इसमें जो पहला पार्ट है ये है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। मतलब आपको नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको पढ़ना है। मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात है, करंट अफेयर पढ़ना है। तो याद रहे, करंट अफेयर का हमारे यूपीएससी में एक एडिक्वेट पोर्शन है, तकरीबन पूरा एक पार्ट पूरा करंट अफेयर को दिया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि यूपीएससी में करंट अफेयर का एक बहुत वेटेज है। कई क्वेश्चन पूछे आते हैं, इवनली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछे आते हैं। ऐसे मान लीजिए, सपोज करिए इस समय इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप ये बताओ कि नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, तो देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक क्वेश्चन है, लेकिन नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन कंडीशन है ये रिसेंटली इस समय काफी न्यूज में है, बिकॉज इलेक्शन कई जगह चल रहे हैं। स्टेट पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो कई बार वो ऐसा जरूर लगते हैं कि ज्योग्राफी क्वेश्चन है या पॉलिटिक क्वेश्चन है, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस, उनका बेसिकली जो आने की पॉसिबिलिटी वो करंट अफेयर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप करंट अफेयर को पूरी शिद्दत से पढ़ें, कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दैनिक भास्कर जैसा न्यूज़पेपर काफ़ी ठीक रहता है बेसिकली एज सच, लेकिन यदि आप पढ़ सकें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा द हिंदू जैसे पेपर जो होते हैं, यदि इनको पढ़ सकें तो काफ़ी अच्छा है। या तो द हिंदू का न्यूज एनालिसिस आप 30 मिनट का या 30 से 40 मिनट का न्यूज एनालिसिस जरूर सुन लें। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको एटलीस्ट एक जो रिलेवेंट एरिया है उसका बार बार नॉलेज मिलेगा और उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आप पढ़ पाएंगे। तो चीज़ें आप पढ़ते वक्त याद रखें कि न्यूज़पेपर से रिलेट करें। न्यूज़पेपर एक बहुत ही फाउंडेशन है यूपीएससी क्वालिफाई करने का। ये तो प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस में भी न्यूज़पेपर से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वही मेंस से पूछे आते हैं। रिसेंट एनालिसिस है वो पूछे आते हैं। इसीलिए कहते हैं आप आमतौर पे द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसको भी पूरी शिद्दत से पढ़ें। इससे आपको फायदा मिलता है कि एक बहुत बड़ा थिंकर, या आमतौर पे जो एडिटोरियल में जो लोग लिखते हैं वो बहुत बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं, या तो इकोनॉमिस्ट होते हैं या जाने माने फिलोसफर्स होते हैं, जाने माने पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनका जो एस्पेक्ट है वो आपको जानने का मौका मिलता है। तो डेफिनेटली आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली करंट अफेयर के लिए। हिंदी माध्यम के हैं तो आप दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, यू कैन प्रेफर दैट वन, बट फिर भी हिंदू के एनालिसिस आप पढ़ सके तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगा यहां पर कि दिन में कम से कम 1 घंटे का टाइम, 1 आवर का टाइम एक्सक्लूसिव ओनली करंट अफेयर के लिए दें। ये प्रॉपरली एवरी सिंगल डे पूरी शिद्दत से फॉलो करें। हालांकि बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, आप मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदी माध्यम के फ्रेंड्स हैं, विजन आईएएस की भी मैगजीन काफ़ी फेमस है, जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप इनकी वेबसाइट में जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दृष्टि की मैगजीन है, ढेरों सारी मैगजीन है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेनली फोकस करें अपने न्यूज़पेपर के साथ पढ़ने की, और साथ में इसको न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स बनाने की हैबिट डालें। ये नोट्स जो बनाने की हैबिट डालेंगे ये काफी हेल्प करता है। ऐसे मान लीजिए सपोज करिए इलेक्शन चल रहा है, अब इलेक्शन में आपसे पूछ लिया गया चलो एक बात बताओ, एमएलए जो होता है, एक विधायक जो होता है, ये कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्शन खड़े होने के लिए जमा करता है, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करता है? आपको पता है कि हाँ ये इनका डिपॉजिट जो है वो कितना है, दैट्स बेसिकली हाउ मच
दैट्स 15,000। 15,000 रुपये डिपॉजिट जमा करते हैं तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कितना होता है। वहीं पे आप एक एमपी की बात करें तो इनका 25,000 डिपॉजिट जमा होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको आमतौर पे आपके न्यूज़पेपर में दी नहीं होगी, लेकिन इलेक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ आपको रिकॉल करनी होगी। स्टेट पार्टी बनने के लिए कौन कौन कंडीशन होनी चाहिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, जो रिसेंटली कोई इशू हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन। तो कहीं ना कहीं मेरा सजेशन ये है कि आप उसकी नोट्स भी बनाएं जिससे कि आप उससे चीज़ों को रिलेट कर पाएं। ऑलराइट, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे बेसिकली करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सेकेंड पार्ट है इसे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें यदि आप देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक स्पेशल वेटेज दिया है आपके हिस्ट्री में, और भारत का इतिहास में एक आधा वेटेज दिया है। मतलब इतना आप समझ चुके होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पोर्शन है, आई मीन टू से कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको ज्यादा वेटेज देना है। मतलब स्पेशली हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया का पोर्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सबसे अधिक वेटेज देना है। आधुनिक भारत को सबसे अधिक वेटेज देना है, और वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ढेरों सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे आते हैं आपके राष्ट्रीय आंदोलन जुड़े हुए। बहुत सारे जो सोशल मूवमेंट्स हैं, सामाजिक आंदोलन है, उनके बारे में पूछा सकते हैं। किसान आंदोलन के बारे में पूछा सकते हैं। मोपला रिबेलियन क्या है इसके बारे में पूछा सकता है। लेकिन आजकल एक कल्चर और भी है, जो कुछ एक्ट्स लाए गए थे ब्रिटिश टाइम में, जैसे मान लीजिए आया सती एबोलिशन एक्ट, सती प्रथा के अंत के लिए सती एबोलिशन एक्ट लाया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, अच्छा बताओ सती एबोलिशन एक्ट जो है ये आपने 1829 में लाया, आप ही बताओ इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताओ कि विलियम बेंटिक के टाइम में लाया गया। तो आमतौर पे ये क्वेश्चन भी इससे पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, विडो रिमैरिज एक्ट, वो जो लाया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो गवर्नर जनरल के टाइम में जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उसको भी थोड़ी फोकस करना है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। और यहां पर मॉडर्न इंडिया को ज्यादा वेटेज देना है। जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आधुनिक भारत पढ़ने के लिए हालांकि आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी यदि आप अंग्रेजी माध्यम से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तमिलनाडु की एनसीईआरटी बहुत ही प्रेफरेबल है, जो कि काफी स्मूथ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी एनसीईआरटी यदि आप पढ़ सकें तो काफी अच्छी बात होगी। लेकिन इसके अलावा एनसीईआरटी यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही प्यारी किताब है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बुक से आपका मॉडर्न इंडिया बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, और ये स्पेक्ट्रम देखा है तो मॉडर्न इंडिया की बहुत ही प्यारी किताब है। ठीक है, तो आप स्पेक्ट्रम की किताब को प्रेफर कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए। आई एम सजेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि बहुत ज्यादा डीप पे पढ़ने की हैबिट मत डालिए, बिकॉज यदि ज्यादा डीप पे पढ़ेंगे तो आपके बाकी पोर्शन छूट जाएंगे। तो आपको टाइम को वाइजली इस्तेमाल करना है और स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स पे रिलाय करें, ये आपको काफी बेनिफिट देगा। ये रहा आपका मॉडर्न इंडिया के लिए। एंशिएंट और मेडिवल की बात करें तो आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बनाने की हैबिट डालें। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको एक नोट्स में लिखने की हैबिट डालें, क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सेल्फ मेड नोट्स को बहुत ही फास्ट तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। इवनली टॉपर्स भी सेल्फ मेड नोट्स बनाते हैं। ये अलग बात हो कभी रिवील नहीं करते कि वो नोट्स बनाते हैं, लेकिन सेल्फ मेड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चीज को बहुत ही फास्ट यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो सेल्फ मेड नोट्स इज द बेस्ट वन। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा नोट्स बनाने की हैबिट जरूर डेवलप करें। इसके बाद देखा जाए तो यहां पे मैं इतनी सजेस्ट करूंगा, यहां पे भारत का इतिहास में आपको एंशिएंट और मेडिवल में थोड़ी कम फोकस करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो पूछे आते हैं उनकी संख्या काफी कम होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही वेटेज ज्यादा होता है। यदि मैं आपको मॉडर्न इंडिया की बात करूं, यहां से 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं, तो यहां पे कम से कम मॉडर्न इंडिया से 6 से 7 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए आपको मेनली फोकस करना है मॉडर्न इंडिया पे, मतलब आधुनिक भारत पे। एंशिएंट और मेडिवल ही पढ़ना है, जिसमें स्पेशली जो कल्चर की चीजें आप रेड करते हुए पढ़ सकते हैं, जैसे आप बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ऐसी चीजों को आप पढ़ सकते हैं जहां से क्वेश्चन बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मतलब जो कल्चर वाले क्वेश्चंस हैं, या इवनली कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि आप इवनली हमारे कुछ महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है बेसिकली साउथ इंडिया का जो संगम एम्पायर है या समथिंग लाइक दैट। तो विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आमतौर पे आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो बेसिकली एंशिएंट और मेडिवल में आप इन पोर्शन को ज्यादा फोकस कर सकते हैं, गुप्त एम्पायर वगैरह हैं। लेकिन मेन फोकस होना चाहिए आपका मॉडर्न इंडिया पे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में आप लोगों को पता भी बहुत सारी चीजें होती है और वहां पे आप अच्छे नंबर स्कोर भी कर सकते हैं। तो आई एम सजेस्टिंग कि आप अपना मैक्सिमम टाइम मॉडर्न इंडिया को दें। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत एवं विश्व भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल की बात करें, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। यहां पे क्वेश्चन आता है आपको ज्योग्राफी का पोर्शन आपको कहां से पढ़ना चाहिए। देखिए ज्योग्राफी की बात करें तो पहली बात तो यह है कि ज्योग्राफी में आपको आमतौर पे ये करना है कि आपको भारत का ज्योग्राफी बड़े अच्छे से पढ़ना है।
हालांकि यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि आपको एनसीईआरटी बुक ज़्यादा शिद्दत से पढ़ना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन से कि एनसीईआरटी आप पूरी शिद्दत से पढ़ें, और एनसीईआरटी से आपका इंडियन ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। हालांकि टीएमएस की बुक आती है एनसीईआर ज्योग्राफी की, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी द बेस्ट प्रेफरेबल फॉर ज्योग्राफी। भूगोल पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट किताब है। छठी से लेके छठी और सातवीं की ओल्ड एनसीईआरटी यदि पढ़ते हैं तो यहां से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है। कई बार लोग होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को इतना पढ़ते हैं कि उसको कई कई घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी 6th और 7th की एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं, वो भी ओल्ड वाली, तो यहां से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है। 8th 9th की एनसीईआरटी पढ़िए, और 10th की एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, इसको आप पढ़िए। इससे आप इंडियन ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन कवर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा एटलस अपने साथ जरूर रखें, एटलस की स्टडी करने के हैबिट डालिए, क्योंकि एटलस में क्या फायदा मिलता है कि एटलस से जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप कर पाओगे। जैसे कि कई बार कुछ चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं जिनका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि आप जो महत्वपूर्ण स्ट्रीट हैं दुनिया भर के, जो जाने माने जल डमरूमंद हैं उसको पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट बे हैं, है ना, खाड़ियाँ हैं, उनको पढ़ें। जैसे होर्मुज स्ट्रेट इस समय काफ़ी फेमस था, बिकॉज यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली जो पर्शियन गल्फ है तो वहाँ से हमारे इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, और इसमें ईरान ने बेसिकली अग्रेसिव दिखाने की कोशिश किया। यहाँ पे ईरान है, इधर साइड ओमन का छोटा सा पार्ट है, इसके बाद देन आफ्टर दैट वन, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हॉर्मुज स्टेट है जहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुआ। एक बहुत ही फेमस स्टेट है मलक्का स्टेट। यूपीएससी ने कई बार पूछा है मलक्का जल संधि कहाँ पे है, तो मलक्का स्टेट में देखा जाए तो ऊपर मलेशिया है और नीचे सुमात्रा है, और सुमात्रा और जावा के बीच में एक सुंडा स्टेट है। तो आमतौर पे जो स्टेट हैं जल डमरूमंद हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बेरिंग स्टेट कहाँ पे है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। आप बताओ स्टेट ऑफ डोवर। स्टेट ऑफ डोवर की बात करें तो ये बेसिकली कह सकते हैं आप ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है। तो ऐसी चीजों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जल डमरूमंद पे क्वेश्चन पूछे आते हैं, मतलब कुल मिला के आपको स्टेट पढ़ना है, या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कौन से कॉन्टिनेंट में बेसिकली क्या चीज फेमस है, तो ये आप 6th और 7th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा पोर्शन आपका इससे कवर हो जाएगा। पुरानी वाली, मैं फिर बोल रहा हूं, ओल्ड एनसीईआरटी यदि आप पढ़ेंगे तो यहां से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नाउ इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि इंडियन ज्योग्राफी कहां से करें। एनसीईआरटी इज द बेस्ट प्रेफर फॉर यू। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, ये सारा का सारा आपको वहां से कवर हो जाएगा। ये बेस्ट चीज है कि आप एनसीईआरटी प्रेफर करें। एनसीईआरटी बेस्ट की बुक फॉर दैट वन। तो छठी से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी को प्रेफर करें। छठी से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी, दैट इज द बेस्ट प्रेफर फॉर यू। अगला यहां पे भारतीय राजतंत्र और शासन, और भारतीय राजतंत्र और शासन में यहां पर संविधान है, राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज है, लोक नीति है, अधिकारों संबंधी मुद्दे हैं। देखिए यहां पर देखा जाए तो इंडियन पॉलिटी का सारा पोर्शन, इंडियन पॉलिटी का सारा पोर्शन जो है आपके लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। कई बार लोग यहां वहां पढ़ते रह जाते हैं, यहां भटकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा लक्ष्मीकांत को जितना ज्यादा बार आप पढ़ सकें उतना कर सकें, अच्छी बात है। यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसकी समरी नोट्स बना लें, जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही फास्ट रिवीजन करने में आसानी हो। समरी बना लें, बहुत ही पतले, मतलब कुल मिला के जो जनरल फैक्ट्स हैं जो आपको ऑलरेडी याद हैं उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जो बहुत ही अननोन फैक्ट्स हैं जो आपको कभी नहीं याद हो पाते तो वहां पे समरी करें। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा इंडियन पॉलिटी को लक्ष्मीकांत ब्लाइंडली पढ़ने की हैबिट डालने की बजाय आप ये करें कि यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको बार बार देखें, क्योंकि आप इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। आपने यदि मेरी क्लासेस को कभी अटेंड किया हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि इंडियन पॉलिटी बहुत ही स्मूथ तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बस जरूरी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते वक्त जरूर इसको इंटीग्रेट करें, जिससे आपको इंडियन पॉलिटी समझने में काफी आसानी होगी। आपको पता चलेगा कौन सी एरिया में ज्यादा स्ट्राइक करना है, कौन सी एरिया को छोड़ना है। तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है। इसके अलावा बाकी जो किताबें हैं उसको पढ़ने के हैबिट मत डालें, बिकॉज उससे आपका टाइम वेस्टेज होगा। तो प्रोडक्टिविटी में काम करें, यहां वहां भटकने की बजाय आप जो मेन बुक है जहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसी को पढ़ें। बहुत सारे लोग कहना ये होता है कि ये बुक तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते सभी है लेकिन रिवाइज नहीं करते, ये एक अंदर की बात है। तो आप लोग इसकी हैबिट डालें, डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो रहा आपका पॉलिटी के लिए। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बात करें, यहां पर सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, सोशल इश्यूज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। सोशल इश्यूज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, स्पेशली आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए जब आप आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करते हैं तो आमतौर पे इकोनॉमी का पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है।
स्पेशली यहां पर सोशल इश्यूज की बात की जा रही है और इकोनॉमी की बात की जा रही है। सोशल इश्यूज के लिए तो आप प्रेफर कर सकते हैं बेसिकली करंट अफेयर, बिकॉज सोशल इश्यूज वहीं से कवर हो जाते हैं। आप बहुत सारा जो विजन आईएएस की बुक होती है, विजन आईएएस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम उपलब्ध होती है, तो आप विजन आईएएस को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल इश्यूज का प्रॉपरली ये रिलीज करते हैं, तो करंट अफेयर से सोशल इश्यूज पढ़ें आप लोग। लेकिन इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में आमतौर पे सजेस्ट किया जाता है कि आप 9th और 10th की इकोनॉमी पढ़ें, लेकिन सबसे प्रेफरेबल 12th की एनसीईआरटी है। 12th की एनसीईआरटी की एक किताब है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इस किताब को, ये मस्ट रीड बुक है, इस किताब को आप जरूर पढ़ें, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमी के लिए बुक पढ़ना मस्ट है। इस बुक को यदि आपने पढ़ लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। गरीबी क्या होती है, समावेशन जनसंख्या क्या होती है, कैसे क्या करना है, मतलब सब कुछ पता चल जाएगा। राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाती है, एवरीथिंग यू विल गेट एट हियर। जीडीपी, जीएनपी, जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है, सारी चीज आपको कंफर्म हो जाएगा। तो आई एम सजेस्टिंग टू यू वन ऑफ दिस थिंग कि आप इसके लिए एनसीईआरटी, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ें। यहां पर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब बड़ी साइज के लिए, माइक्रो जो है पीएचडी जिनको करना होता है वो पढ़ते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मैक्रो पढ़ना है, जहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक कैसे काम करते हैं ये आपके समझ में आ जाए। सो प्रीफर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप 12th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ये आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। बट इसके साथ में आप 9th, 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ये प्रेफरेबल है, लेकिन आप 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही प्यारी किताब है। इसके बाद पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे हैं जिनके लिए विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है, हालांकि एनवायरमेंट के लिए एक 11th क्लास की एनसीईआरटी भी आती है, 11th 12th की एनसीईआरटी आती है एनवायरमेंट के लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि यहां पे शंकर आईएएस प्रेफरेबल है, लेकिन शंकर आईएएस पढ़ते वक्त इस चीज को याद रखें कि बहुत ज्यादा डीप में मत चले जाएगा। शंकर आईएएस पढ़ते हैं लोग और आपको भी पढ़ना चाहिए, लेकिन शंकर आईएएस पढ़ते वक्त ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ये नहीं कि सारे के सारे फैक्ट आपको याद हो जाए। सो आपको ये बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करना है, मतलब जो जनरल एरिया है उसी को ज्यादा स्ट्राइक करना है, और बहुत ज्यादा डीप में जाए तो आपको उसको स्किप करते जाना है, बिकॉज बहुत ज्यादा डीप में यदि आपसे एनवायरमेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसका रिप्लाई कर भी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा सजेशन ये है कि शंकर आईएएस पढ़ते वक्त आप वाइजली टॉपिक का सिलेक्शन करें, ये आपके लिए बहुत एडवाइजेबल है। बट हाँ, ये है कि शंकर आईएएस आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं एनवायरमेंट की, 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, दैट्स आल्सो प्रीटी गुड बुक। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पे एनवायरमेंट पढ़ते वक्त ये चीज याद रखना है कि एनवायरमेंट पढ़ते वक्त जो महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं, एनवायरमेंट पढ़ते वक्त जो महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए पूछा जाए आप लोगों से वाटर एक्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको यहां फोकस करना है। तो एक्ट कौन से साल में लाया गया ये पढ़ना है आपको। और दूसरा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल आपको कब लाया गया, प्रोटोकॉल को भी आपको पढ़ना है कि प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल कब लाया गया, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस लिए है, मॉन्ट्रियल किस लिए है ना, इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि प्रोटोकॉल और एक्ट को एनवायरमेंट पढ़ते वक्त इसको स्पेशल वेटेज दीजिएगा, क्योंकि यहां से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और बन जाते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो एनवायरमेंट में आपको इसको ज्यादा वेटेज देना है, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों पढ़ना होता है आपको। तो जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए तो आप एक किताब आती है टीएमएस की, आप उसको पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी किताब मेरे को लगी। लेकिन इसके अलावा साइंस की जब बात करते हैं तो साइंस में आप लोग सजेस्ट करते हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन मुझे 10th की एनसीईआरटी सबसे अच्छी लगी, तो आप 10th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइए, इसको छोड़ के मत जाइएगा। बहुत ही प्यारी किताब है 10th की एनसीईआरटी साइंस है, इसको आप पढ़ के जाइएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यू विल गेट द सिलेक्शन, नॉट यू विल गेट द सिलेक्शन बट एटलीस्ट यू विल गेट द राइट आंसर। तो जो भी साइंस का क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। तो 10th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइए, ये आपके लिए बहुत ही एडवाइजेबल है। मतलब आपकी पढ़ाई 10th की एनसीईआरटी से करिए, फिर टाइम मिलता है तो आप 9th की पढ़ सकते हैं, फिर टाइम मिलता है तो आप 8th की पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको 10th की एनसीईआरटी पढ़ना है, ये सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये एक सिलेबस डिकोड हमने किया है, कुल मिला के 7 यूनिट है, जिसमें करंट अफेयर को आपको अच्छा वेटेज देना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आजकल पूछे आते हैं या यहां से रेट करते हुए क्वेश्चन पूछे आते हैं।
भारत के इतिहास की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मॉडर्न इंडिया को ज्यादा फोकस करना है। भारत एवं विश्व के भूगोल में स्पेशली आपको इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको एटलस, कोई भी एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले सकते हैं या ढेरों सारे और भी मार्केट में एटलस है, आप उनको ले सकते हैं। लेकिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको स्पेशली एटलस देख देख कर चीजों को रिमेंबर करना होगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है डेड सी के चारों ओर कौन सी कंट्री है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, जॉर्डन है, कौन सी कंट्री है, तो ये आपसे पूछा सकता है ना। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर पूछा गया भारतीय राजतंत्र और शासन, ये केवल पॉलिटी है। लक्ष्मीकांत से आपका सारा काम हो जाएगा। रिसेंट जो अमेंडमेंट है उसको थोड़ी फोकस करिएगा। जो नए अमेंडमेंट है हो सकता है कुछ आपके एनसीईआरटी में ना दिया हो, आपकी पॉलिटी में ना दिया हो लक्ष्मीकांत में, तो वो भी आपको अपने से करना पड़ेगा, जो कि करंट अफेयर के पोर्शन से हो जाएगा। आर्थिक सामाजिक विकास ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से आप यदि क्लब करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना मत भूलिएगा। पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जो हैं, ये मैंने आपको बोला कि आपको इसको शंकर आईएएस इज द बेस्ट वन, एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, और सामान्य विज्ञान के लिए 10th की एनसीईआरटी। तो ये रहा हमारा सिलेबस डिकोड। आपके पास यदि कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें कि आपको क्या क्वेरीज आपके दिमाग में है। डेफिनेटली अगले बार जब वीडियो बनाएंगे तो उसको जरूर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को बेस वाइड अप करते हैं। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, इसका नाम है लर्न सर्विसेज। आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर हमारी और बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उसकी लिंक शेयर की जाती है, तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप लर्न सर्विसेज, यू विल फाइंड ओवर देयर। डिस्कशन को वाइड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।